हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 12 होने वाला है और ये हमारी सेकंड चैप्टर की बिल्कुल लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 4। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट है। तो चलिए देखते हैं आज हम की क्लास में क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेम्स के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करा लूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम्स की कि फ्रेम्स क्या होता है। तो HTML में फ्रेम सेट और नेस्टेड फ्रेम का उपयोग वेब पेज को अलग अलग हिस्सों यानी कि अलग अलग फ्रेम में बांटने के लिए किया जाता है ताकि हर फ्रेम में अलग HTML डॉक्यूमेंट दिखाया जा सके। नेस्टेड फ्रेम सेट तब काम आते हैं जब किसी फ्रेम को छोटे सब फ्रेम में विभाजित करना हो। यानी कि नेस्टेड जो फ्रेम सेट है इसका यूज़ क्या होगा, जैसे कि एक बड़ा फ्रेम हो गया, उसके अंदर हमने छोटे छोटे से फ्रेम्स को क्या किया, सेट कर दिया। ठीक है, कैसे करेंगे वो चीज़ें में हम अभी आपको बताएंगे आगे। ठीक है, फ्रेम सेट टैग बॉडी टैग की जगह इस्तेमाल होता है। यानी कि हम किसकी जगह पे किसको, बॉडी टैग को रिप्लेस करके हम बॉडी की जगह पे क्या फ्रेम सेट का भी यूज़ करने वाले हैं। ये ब्राउज़र विंडो को रो या कॉलम में बांटता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर फ्रेम टैग एक अलग HTML पेज लोड करता है। ठीक है, नेस्टेड फ्रेम सेट का अर्थ होता है फ्रेम के अंदर फ्रेम। ठीक है, यानी कि फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम सेट है, यानी कि बड़े से फ्रेम है उसके अंदर, जैसा कि अभी बताया, बिल्कुल छोटे छोटे से हमने वहाँ पे क्या किया, फ्रेम को सेट कर दिया। फ्रेम सेट ब्राउज़र विंडो को विभाजित करता है। नेस्टेड फ्रेम सेट किसी फ्रेम को और सब फ्रेम में बांटने का कार्य करता है। यानी कि दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक फ्रेम सेट और एक नेस्टेड फ्रेम सेट। तो फ्रेम सेट क्या हुआ, ब्राउज़र विंडो को विभाजित करता है, अलग अलग पार्ट में बांटता है। और नेस्टेड फ्रेम सेट क्या करता है, ये बड़े से फ्रेम को छोटे छोटे से फ्रेम में बांटता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल कॉलम। HTML में वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाने के लिए फ्रेम सेट टैग के साथ कॉल्स एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। यह बॉडी टैग की जगह होता है और 25% या 75% या पिक्सल्स मान का उपयोग करके स्क्रीन को विभाजित करता है। फ्रेम टैग का उपयोग प्रत्येक कॉलम में अलग अलग HTML फाइल लोड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेम SRC क्या होता है। HTML में फ्रेम टैग का उपयोग फ्रेम सेट के अंदर प्रत्येक फ्रेम को विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसमें SRC विशेषता होती है जिसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कौन सी HTML फाइल प्रदर्शित करनी है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे हमने यहाँ पर एक बॉडी टैग हमारा शुरू हुआ, बॉडी के अंदर हमने H1 लिख दिया, H1 के अंदर लिख दिया वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक P टैग शुरू किया और लिख दिया बिलो इज एन एम्बेडेड सेक्शन फ्रॉम अनदर वेबसाइट। यानी कि हम क्या कर रहे हैं इसमें कि दूसरी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक को हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, ये बताया गया है। और एक हमने यहाँ पर कमेंट ऐड कर दिया है। ठीक है, कमेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक कमेंट इसलिए ऐड करा है जिससे आपको यहाँ बताया जा सके द आई फ्रेम SRC एट्रीब्यूट पॉइंट टू द एक्सटर्नल पेज। यानी कि जो आई फ्रेम SRC है ये किसी दूसरी एक्सटर्नल पेज को यहाँ पर क्या करता है, पॉइंट कर रहा है। आई फ्रेम SRC के अंदर हमने यहाँ पर एक लिंक पास किया। ठीक है, उस लिंक का हमने यहाँ पर टाइटल दिया और हमने क्या किया, हाइट विड्थ को सेट कर दिया। यानी कि सिंपल सा जो हमने एक कोड लिखा है, हमने खुद की एक वेबसाइट बनाई है, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर हमने किसी दूसरे की वेबसाइट को लिंक कर दिया है। ठीक है, अब कैसे करना है चलिए वो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस पुराने कोड को एक बार हटा दें और फिर नए शुरू से हम शुरुआत करते हैं। हमने HTML लिखा, ठीक है, और आ जाते हैं बॉडी टैग के अंदर। अब देखिए यहाँ पर बॉडी के अंदर H1 लिखा है। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। देखिए H1 हो गया, H1 के अंदर हमने लिख दिया वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर P बिलो इज एन एम्बेडेड सेक्शन फ्रॉम अनदर वेबसाइट यहाँ पर बता दिया मैंने अपनी एक लाइन में कि भाई हम यहाँ पर हमने जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं इसमें हमने किसी और की वेबसाइट को लिंक किया है। ठीक है, और यहाँ पर आई फ्रेम का यूज़ किया, आई फ्रेम SRC इक्वल, फिर इसके अंदर हमने क्या किया, अपनी दूसरी वेबसाइट को जिसको लिंक करना है उसका URL यहाँ पर डाल दिया।
फिर टाइटल में हमने लिख दिया वेबसाइट और हाइट विड्थ को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, सिंपली हम इसको सेव कराते हैं और हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करा दूँ तो चीज़ें आपको क्लियर हो। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ब्राइट फ्यूचर की जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पर एक लिंक कर दिया। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा कोड लिखा, थोड़े से कोड लिखने के बाद हमने लिंक करा दिया। और लिंक कराने पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो ब्राइट फ्यूचर की वेबसाइट का जो पूरा इंटरफेस है वो हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड ऑन हो चुका है ये। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक करेगा, जो यानी कि अभी बनाई है हमने, उस पर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के थ्रू ब्राइट फ्यूचर की वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगर हम खुद बनाते तो हमें ये सारी चीज़ें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, ये सारा पेज हमें अलग से खुद बनाना पड़ता। बट हमने यहाँ क्या किया, सिंपली एक लिंक का यूज़ किया और यहाँ पर दूसरी की वेबसाइट को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। इसी तरीके से आप कोई और भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ब्राइट फ्यूचर की वेबसाइट यूज़ की है और यहाँ पर मैं एक और वेबसाइट यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करने वाले हैं, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपने आ जाती हूँ गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लें हम कौन सी वेबसाइट लिंक कर सकते हैं। तो हम सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट को यहाँ पर लिंक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसके URL को क्या करूँगी, कॉपी करूँगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं URL, मैं इसको यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा कॉपी हो गया लिंक और मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आ जाऊँगी अपने यहाँ पर कोड पे, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर, और यहाँ SRC के अंदर सिंपली यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेव कराते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है, रिफ्रेश करते हैं। देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सरकारी रिजल्ट.com की पूरी वेबसाइट हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब आप सरकारी रिजल्ट.com पे ना जा करके आप अपनी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तब भी आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका। भाई यहाँ पर सिंपल सा आपको एक आई फ्रेम का यूज़ करना है। आई फ्रेम के अंदर SRC के अंदर आपने क्या किया, उस वेबसाइट का लिंक ऐड कर देंगे जिस वेबसाइट को आप अपनी वेबसाइट के साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम मार्जिन हाइट। ठीक है, और विड्थ। HTML में मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट का उपयोग फ्रेम या आई फ्रेम के भीतर मौजूद कंटेंट सामग्री और उसके ऊपरी यानी कि टॉप और बॉटम के बॉर्डर के बीच की पिक्सेल्स की दूरी या मार्जिन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। HTML में फ्रेम टैग के साथ मार्जिन विड्थ एट्रीब्यूट का उपयोग फ्रेम के कंटेंट और उसके लेफ्ट राइट किनारों के बीच की हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को पिक्सल में निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, हम इसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं बेटा कैसे करना है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, फ्रेम लिखेंगे, मार्जिन हाइट लिखेंगे, जितनी हाइट देनी है आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर दे सकते हैं। कैसे देंगे मैम, चलिए देखते हैं। HTML शुरू किया, हेड शुरू किया, ये चीज़ें तो हमारी रहेंगी हमारी हमेशा। बॉडी के अंदर हमने फिर से आई फ्रेम SRC, उसके अंदर हमने अपने किसी फाइल का नाम दे दिया जो हमने HTML में पहले से बना रखी। जैसे मेरा एक फाइल .1.html नाम की एक फाइल है, उसको मैंने अटैच किया है, उसकी हाइट विड्थ को यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। चलिए अब इसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। इसको मैंने सिंपली कराया कॉपी और यहाँ पर हम आके कर देंगे पेस्ट। ठीक है, देखिए HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, आई फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारा कंटेंट हमेशा सेम ही रहेगा आपका। तो आई फ्रेम के अंदर SRC और फाइल 1.html नाम की मेरी एक पहले से HTML की एक फाइल बनी हुई है, तो मैंने उसका नाम यहाँ पर लिख दिया और उसकी विड्थ मैंने 400 कर दी, हाइट यहाँ पर 250 कर दी है और मार्जिन हाइट और मार्जिन विड्थ यहाँ पर सेट कर दिया। चलिए देखते हैं हम इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो देख पा रहे होंगे ये कि ये पूरा का पूरा जो बड़ा वाला ये पेज है हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर हमने क्या किया, इसकी हाइट विड्थ सेट कर दी। देखिए एक छोटा सा डिब्बा यहाँ पर बन के आ रहा है, देखिए ये। अब यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें, एक हमने पेज को अपने
अपने हमने एक HTML की फाइल बनाई, उसके अंदर ये वाली जो फाइल आ रही है बॉक्स के अंदर, ये दूसरी HTML की हमारी एक फाइल है, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी हाइट विड्थ को हमने यहाँ पे सेट किया। अब मैं यहाँ पर देखिए हाइट विड्थ जैसे जहाँ 20 है ना, तो इस 20 को मैं यहाँ पर 30 कर दूँ और इस 15 वाले को मैं यहाँ पर 25 कर देती हूँ, ठीक है। अब सेव करा के देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, पहले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये देखिए, ये यहाँ से दूरी इसकी बढ़ के आ रही है ना, पहले कम थी दूरी, अब ये दूरी बढ़ गई है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। हम दूरी और कम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर कर दिया 10, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं 10 और यहाँ जो 25 है, इस 25 को हम कर देते हैं 5। अब देखते हैं बच्चा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम करते हैं रिफ्रेश, देखिए, है ना, कुछ पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने विड्थ और हाइट यहाँ पे 400 और 250 दिया है, तो मैं यहाँ पर भी कम कर सकती हूँ। 400 को मैंने कर दिया 300 और 250 को मैंने यहाँ पर कर दिया 100। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए, ये तो हमारा कंटेंट अब बहुत ही, बॉक्स हमारा बहुत ही छोटा हो गया है। ये देखिए, हमारा पूरा डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्सेस बना सकते हैं। क्लियर, चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा फ्रेम स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट। स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट वही है जो अभी हमने जस्ट किया। अभी हमने यहाँ पर क्या काम किया था, यहाँ पे आ रहा था कि स्क्रॉल हो रहा है ना, तो बस इसी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ये HTML में फ्रेम या आई फ्रेम टैग के साथ स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि फ्रेम के अंदर स्क्रॉल बार दिखाई देगा या नहीं। यानी कि जो स्क्रॉल बार अभी हमने आपको दिखाया, ये स्क्रॉल बार, इसको शो कराना चाह रहे हैं आप कि नहीं शो कराना चाह रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं इसके द्वारा, ठीक है। ये विशेषता मुख्य रूप से तब काम आती है जब फ्रेम के अंदर का कंटेंट उसकी निर्धारित ऊंचाई या चौड़ाई से अधिक हो। कैसे भाई, देखिए, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, तो ये जो बॉक्स हमने बाहरी बनाया, इस बॉक्स से ज़्यादा है ना, तभी तो हमें स्क्रॉलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। बस यही चीज़ है कि भाई जब स्क्रॉल हमारे डेटा ज़्यादा है तो हमें स्क्रॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा HTML5 की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर दे रखी हैं। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या है, सिमेस्टिक एलिमेंट HTML5 में हेडर, फूटर, आर्टिकल, सेक्शन और नैब जैसे नए टैग जोड़े गए हैं जो कोड को पढ़ने में आसान और SEO फ्रेंडली बनाते हैं। मल्टीमीडिया समर्थन, यानी कि यहाँ ये ऑडियो और वीडियो को भी सपोर्ट करता है, या कैनवस को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। स्थानीय संग्रहण यानी कि लोकल स्टोरेज, ये ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। इसके कुछ नए और एडवांस फीचर हैं, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली होता है, ये रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन का समर्थन करता है जिससे वेबसाइट स्मार्टफोन और टैबलेट पर आसानी से ऑप्टिमाइज हो सकती है, ठीक है। बेहतर एरर हैंडलिंग, HTML5 का सिंटैक्स आसान है और ये गलत कोडिंग पर कम त्रुटियां दिखाता है। इसके कुछ मुख्य लाभ दे रखे हैं। यह वेब ऐप को अधिक इंटरेक्टिव, तेज और सुरक्षित बनाता है और डेवलपर्स को क्लीन कोड लिखने में मदद करता है। और इसके कुछ नए एलिमेंट जो ऐड ऑन हुए हैं HTML5 में, वो चीज़ें हम देख लेते हैं कौन कौन से नए एलिमेंट यहाँ पर ऐड हुए हैं। जैसे कि एक हेडर हो गया, नैब हो गया, ठीक है, आर्टिकल हो गया, सेक्शन हो गया, असाइड हो गया और फूटर हो गया, ठीक है। तो इनको हम पिक्चर्स के माध्यम में आपको दिखा देते हैं। क्या दिखा है, हेडर वेब पेज सेक्शन को इनक्लूडेड कंटेंट हेडर को दर्शाता है, ठीक है। अगला है हमारा नेविगेशन, नैब नेविगेशन लिंक के ब्लॉक को परिभाषित करता है, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, फूटर। चलिए हम सिंपली यहाँ देखते हैं। देखिए, ये हेडर जो सबसे टॉप पर हिस्सा है, क्या है हमारा, हेडर कहलाया। उसके जस्ट नीचे अगर हम कोई यहाँ पर कोड लिख रहे हैं, या मान लीजिए हम सिंपली डबल स्ट्रिप बना रहे हैं कि एक हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मेन हेडर बना दिया एक, इसके नीचे भी हमने कुछ एक यहाँ पर पट्टी बना दी, इसमें हमने कुछ लिख दिया है ना, जैसे कि मान सकते हैं टाइटल वाली, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो है ये हमारी एक क्या हो गया, हेडर हो गया। उसके नीचे जो आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, क्या हो गया, नैब हो गया, है ना। और फिर इसको कई सेक्शंस में बांट दिया गया है। ये इधर का हिस्सा जो आप दिखा रहे हैं सेक्शन, और ये इसके साइड में जो दिख रहा है ये
असाइड, और सबसे नीचे जो होता है फूटर, सबसे टॉप पर हेडर और सबसे नीचे क्या हो गया हमारा फूटर हो गया। ठीक है, अब मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स में हमारा ऑडियो, वीडियो और कैनवस। चलिए हम इसका प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑडियो फाइल जैसे संगीत प्ले करने के लिए, कोई ऑडियो प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेजेस में हम किसी वीडियो क्लिप को डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज़ें चलिए हम दिखाते हैं। जब हम किसी भी, मान लीजिए हम अपने वेब पेज में हम किसी ऑडियो क्लिप को यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। यहाँ पर हम प्ले बटन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बनाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर ऑडियो का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिखा ना क्लिक द प्ले बटन, हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी सॉन्ग इससे अटैच्ड है वो सॉन्ग बजने लगेगा। चलिए करके देखते हैं हम इसको। कॉपी किया कोड को, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे आ जाइए और इसको पेस्ट किया। कैसे किया, बॉडी टैग के अंदर हमने एक शुरू किया टैग बच्चा ऑडियो, ऑडियो के बाद डॉट, डॉट के बाद लिखा हमने कंट्रोल्स। ठीक है, उसके बाद हमने एक शुरू किया सोर्स। ठीक है, सोर्स के अंदर एसआरसी, एसआरसी इक्वल ऑडियो डॉट एमपी, यानी कि जिस हम फाइल को ला रहे हैं, ठीक है, जिस फाइल को हम यहाँ पे लगा रहे हैं उस फाइल का यहाँ पर नाम दे देंगे। तो मैंने जिस ऑडियो फाइल को अटैच किया है उसका नाम है ऑडियो डॉट MP3। ठीक है, और यहाँ पर टाइप, और ऑडियो को मैंने क्लोज कर दिया सिंपली। ठीक है, आपके सिस्टम में जो भी ऑडियो फाइल हो उसका वहाँ पे आप प्रॉपर्टी बार पे जाके नाम सर्च कर लीजिएगा और नाम को क्या यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो हम सेव करा के अब इसको प्ले करते हैं। देखिए ब्राउज़र पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और मैंने इसको प्ले किया और इसके में यहाँ पर वॉइस, ठीक है। तो इसको, इसके अंदर जो भी होगा वो चीज़ आपके प्ले हो जाएगा। मेरे इसमें यहाँ पे साउंड भी नहीं चल रहा है, इस वजह से शायद आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं आगे। ये हो गया, आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना। बॉडी टैग के अंदर आप शुरू करेंगे ऑडियो कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल्स के बाद आप सोर्स एसआरसी, एसआरसी के अंदर आप अपनी ऑडियो फाइल का नाम दे देंगे, जैसे हम अपने फोटोज़ का और अदर फाइल्स का नाम दे रहे थे, बस सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर फाइल नाम यहाँ पर दे देना, ऑडियो को क्लोज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। एक और यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ वीडियो टैग। सेम इसी तरीके से हम वीडियो को भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए इसको भी हम एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया, बॉडी के अंदर S2 हमने यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया और क्लिक द प्ले बटन हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई प्ले बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब वीडियो कंट्रोल से यहाँ पर हमने, वहाँ पर ऑडियो कंट्रोल था, यहाँ पर वीडियो कंट्रोल, और वीडियो कंट्रोल के बाद यहाँ पर सोर्स, और सोर्स के अंदर SRC, और यहाँ पर हमने लिख दिया ऑडियो डॉट MP4। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है टाइप, और वीडियो को हमने क्लोज कर दिया। सिंपल, हमने सेव कराया और यहाँ पर हम रन कराते हैं। देखिए ये हो गया। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर जो भी फाइल अटैच, जो भी मैंने कोई फाइल यहाँ पर है नहीं मेरे पास, वीडियो इसलिए नहीं बनी, और जो भी फाइल होगी आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप पे भी कोई ऐसी फाइल है नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो भी लिंक दिया है, तो यहाँ जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑडियो वीडियो आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म एलिमेंट। जैसे हो गया डिटेल्स, आउटपुट और प्रोसेस। डिटेल्स इनपुट फील्ड के लिए पूर्व निर्धारित विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, आउटपुट कैलकुलेशन के परिणाम को प्रदर्शित करता है, और प्रोग्रेस किसी कार्य की प्रगति को दिखाता है। जैसे फिगर और फिगर कैप्शन, इमेज, आरेख, कोड, स्क्रिप्ट कैप्शन के साथ समूहबद्ध ग्रुप करने के लिए इसका यूज़ होता है। डिटेल से समरी ऐसे कंटेंट को छिपाने या दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है जो टॉगल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बच्चा ख़त्म हो चुका है ये आज का सेशन, और ये हमारा बिल्कुल लास्ट वीडियो थी चैप्टर नंबर 3 की। नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे CSS, तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 CSS। ठीक है।